लोग बात कर रहे थे मणिपुर के अंदर होने वाले एसआईआर की, जिसके अंदर हमने देखा क्या कि जो एसटी कम्युनिटीज हैं उनका डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ, है ना, 12%, 3 गुना परसेंटेज जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी से, जो कि 4.4 के आसपास है। और अगर हम एसटीज का देखें तो 12.9 के आसपास है। महिलाओं का डिलीशन ज्यादा हुआ। तो देखो, जब हम एसआईआर की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोगों को जो याद रखने हैं, मतलब आप लोगों को आर्टिकल याद नहीं रखने, लेकिन उसका जिस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो जुडिशरी वाले उनको तो आर्टिकल भी याद रखने पड़ेंगे। 324 क्या कहता है? 324 कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए इंडिया के अंदर। उसके लिए वो सुप्रिटेंडेंस कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इलेक्टोरल रोल बना सकता है, रिवाइज कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 325 क्या कहता है? वन जनरल इलेक्टोरल रोल, नो एक्सक्लूजन सोनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इन 4 आधारों पर, केवल इन 4 आधारों पर डिलीशन नहीं किया जा सकता। 326 हमको देता है राइट किस चीज का? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यानी कि जो भी इंडियन सिटीजन है, 18 साल से ऊपर का है, उसका अधिकार है कि वो क्या करे, वो वोट डाल सकता है, ठीक है। क्या आप लोग 18 के हो गए? बहुत बढ़िया, वोट बनवाओ। ईआरओ, ईआरओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब जब वोट बनेंगे, जब इलेक्शन होगा उससे पहले आपके वोट बन जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 332 क्या कहता है? रिजर्वेशन की बात करता है सीट्स की एससी एसटीज के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और 371 क्या कहता है? स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है मणिपुर हिल एरियाज के लिए, इंक्लूडिंग द हिल एरियाज कमेटी एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मणिपुर को लेके, और हिल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। आर्टिकल 371 सी मणिपुर के लिए स्पेशल है, जैसे 370 कश्मीर के लिए था, वैसे ही 371 सी मणिपुर के लिए, 371 A B C D अलग अलग स्टेट्स के लिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 बताता है कि भाई अगर कोई नॉन सिटीजन है या डिक्लेयर्ड अनसाउंड है, इफ ही इज नॉन सिटीजन और डिक्लेयर्ड टू बी अनसाउंड ऑफ माइंड, या फिर इलेक्शन रिलेटेड कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज वोटर, ठीक है। सेक्शन 17 कहता है नो रजिस्ट्रेशन इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, मिनिमम एज 18, ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस होना चाहिए। ये कहते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए उस एरिया का, ठीक है। ये नहीं कि अगर टेम्परेरी कहीं पे शिफ्ट हो रहा है तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर इसी बात पे सारी सारी की सारी समस्या है। सेक्शन 21A क्या कहता है? टेम्परेरी एब्सेंस डज नॉट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस। टेम्परेरी एब्सेंस से रेसिडेंस का, ऑर्डिनरी रेसिडेंस का उसका क्राइटेरिया खत्म नहीं हो जाता। 21(3) क्या कहता है? ECI में ऑर्डर स्पेशल रिवीजन फॉर रिकॉर्डेड रीजंस, ठीक है। स्पेशल रिवीजन के लिए ऑर्डर कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। ये तो सेक्शंस हो गए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। लेटेस्ट केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2026, जो अभी एसआईआर के ऊपर केस चल रहा था, है ना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? बिहार वाला एसआईआर जो था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ईसीआई अथॉरिटी टू कंडक्ट एसआईआर, क्योंकि ये क्वेश्चन था इसके अंदर कि क्या इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर भी सकता है, क्योंकि सेक्शन क्या कहता है? स्पेशल रिवीजन कहता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं कहता। और स्पेशल रिवीजन भी कब? आफ्टर अ रीजन बीइंग रिकॉर्डेड। रीजन देना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। समरी रिवीजन होना चाहिए, एक्सटेंसिव नहीं हो सकता। ये क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की पावर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की, वो आर्टिकल 324 से मिलती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। यहां पर एक और कंसेप्ट आता है ग्रे एरिया का, लॉ के अंदर ग्रे एरिया का कंसेप्ट, यानी कि जहां पर लॉ कुछ नहीं कह रहा। लॉ ना तो ये कह रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं कर सकते, ना ये कह रहा है कि कर सकते हैं,
लेकिन आर्टिकल 324 क्या कह रहा है कि इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी कर सकता है। अब जिस चीज के लिए मना नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था इलेक्शन कमीशन के लिए, जिस चीज के लिए मना नहीं किया वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। ठीक है। एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कंटिन्यू अ लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है कि भाई इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी बनाए रखनी है, उसमें डुप्लीकेट वोटर्स ना हो, उसमें डेड वोटर्स ना हो, उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो वोटर ना बन जाए, है ना। तो नॉन इंक्लूजन इन अ ड्राफ्ट रोल इज प्रोविजनल नॉट अ फाइनल डिलीशन। ये कहा था ना, आप लोगों को याद होगा, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी छपा था, हमने चर्चा भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इस साल वोट नहीं डाल पाए तो अगले साल डाल लेना, कोई बात नहीं। ये वही है नॉन इंक्लूजन, अगर आपको इंक्लूड नहीं किया गया इन अ ड्राफ्ट रोल इज प्रोविजनल, ये प्रोविजनल है, नॉट अ फाइनल डिलीशन। फाइनली डिलीट नहीं हो गए वो, आप दोबारा से अगली बार दे देना। इस बार डेमोक्रेसी नहीं एंजॉय कर पाए, अगली बार कर लेना, सीधी बात है ना। फाइनल एक्सक्लूजन अगर हो रहा है तो कैसे होना चाहिए, मस्ट ऑर्डरली बी प्रोसीडेड बाय नोटिस, सबसे पहले नोटिस, फिर उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी, फिर उसके बाद फील्ड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको डॉक्यूमेंट या तो मंगाओ या फिर जाके उसको वेरीफाई करो कि नहीं है वो, है ना। रीजन और स्पीकिंग ऑर्डर, रीजन ऑर्डर देना है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कि क्यों डिलीट किया। ठीक है। एंड ईआरओ's डिसीजन इज अपीलेबल अंडर सेक्शन 24। इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, ये इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है इन्हीं सब चीजों के लिए। ठीक है। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईआरओ की फुल फॉर्म आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स अ रिबटल प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी। प्रिजम्पशन दे दिया। प्रिजम्पशन क्या होता है, आप जब किसी चीज को प्रिज्यूम कर लो, आप मान लो कि ऐसा है। कैसा है, क्या है प्रिजम्पशन, कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है ऑलरेडी तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। प्रिजम्पशन क्या कहता है, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स अ रिबटेबल, रिबटेबल मतलब कि ऐसा माना जाने के अगेंस्ट एविडेंस लाए जा सकते हैं। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी, अगर आपका एग्जिस्टिंग रोल में नाम है तो ये मान लिया जाएगा कि यू आर अ वैलिड वोटर, लेकिन उसके अगेंस्ट एविडेंसेस लाए जा सकते हैं। ईसीआई कैन कंडक्ट अ लिमिटेड सिटीजनशिप इंक्वायरी, सिटीजनशिप इंक्वायरी कर सकता है फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस बट कैन नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन और टर्मिनेट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को टर्मिनेट नहीं कर सकता, केवल और केवल मेरा एपिक कार्ड को क्या कर सकता है, मेरे को या तो दे सकता है या नहीं देगा, है ना। लाल बहादुर हुसैन, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995। ठीक है। इसका इसके अंदर ये कहा गया था कि जो आप मौका दे रहे हो, जो आप उसको राइट टू बी हर्ड दे रहे हो, वो मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे बिहार इलेक्शन के अंदर किया कि तुरंत एसआईआर हुआ, मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला अपील करने का, और इलेक्शंस हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कह दिया, अब अगले साल देखेंगे, मिड टर्म इलेक्शन हम कुछ नहीं कर सकते, जब बीच में इलेक्शन चलने हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है ना। डज डिसप्रपोर्शनेट डिलीशन प्रूव इलीगैलिटी, क्या अगर डिसप्रपोर्शनेट डिलीशन हो रहा है, अगर हमको ये दिख रहा है कि एसटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा डिलीट किए जा रहे हैं तो इसका मतलब कि इलीगली ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। इससे हम ये चीज इन्फर नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्पैरिटी अलोन डज नॉट कंक्लूसिवली प्रूव डिस्क्रिमिनेशन और डेलिबरेट वोटर सप्रेशन। ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेड फ्लैग जरूर बोला है इसको, क्योंकि ओवरवेलमिंग ट्राइबल पॉपुलेशन को डिलीट किया गया है, एथनिक वायलेंस वहां पर चल रहा है, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे लोगों के साथ टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड है अपनी जगह से, है ना। फीमेल वोटर्स ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो ये सारी चीजें इन लोगों को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली रेड फ्लैग, यानी कि वहां पर ध्यान देने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन है। ठीक है, तो उन लोगों को ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके अंदर कह रहे हैं इस वाले आर्टिकल में कि भाई सुप्रीम कोर्ट हर साल छुट्टी पे चला जाता है, गर्मियों की छुट्टी। कितनी? हाँ, काफी सारी छुट्टियां होती है, 95। 95 अब कर दी है, पहले ज्यादा होती थी। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर साल छुट्टी पे चला जाता है और 5 करोड़ लोग वेट करते रहते हैं। ठीक है। और क्या होता है इससे? पेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है और समस्याएं होती है लोगों को, स्पेशली जो गरीब लिटिगेंट है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको अर्जेंट किसी रिलीफ की जरूरत है, वो क्या करता रहता है? इंतजार करता रहता है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला जाता है? छुट्टी पे चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम 2 महीने काम नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद सर्दियों की छुट्टी आ जाती है, 1 हफ्ता दशहरे की छुट्टी, 1 हफ्ता दिवाली की छुट्टी, 1 हफ्ता होली की छुट्टी। उसके अलावा बहुत सारी छुट्टियां बीच बीच में भारत के त्योहारों की। सुप्रीम कोर्ट अपने आप छुट्टी लेता है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या कहा गया। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक तो छुट्टियां कैसे लेनी चाहिए? स्टैगर्ड लेनी चाहिए। मतलब अगर 37 जज हैं तो 37 के 37 जज एक साथ छुट्टी पे ना चले जाएं। कुछ पांच पांच सात पहले चले जाएं, फिर 5 सात बाद में चले जाएं, फिर 5 सात बाद में चले जाएं। तो ऐसा करके छुट्टी लें, ऐसा करके ही तो होता है ना? 10 दिन की छुट्टी मिलती है। ये कहने को कह रहे हैं कि 2 महीने की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी मिलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना? 10 दिन की छुट्टी, वो भी चूज करनी पड़ती है कि आपको 1 जुलाई से 10 जुलाई तक चाहिए, जून 1 जून से 10 जून तक चाहिए, 10 जून से 20 जून तक चाहिए, या 20 जून से 30 जून तक चाहिए। इसी तरीके से ये होता है। ठीक है ना? तो इसको बोला, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें ये बोला है कि इसको वैकेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से कोर्ट बंद नहीं होती है। सिर्फ 1/3 जजेस छुट्टी पे जाते हैं एट अ टाइम। ठीक है। उसके अलावा वैकेशन बेंच बैठती ही है अर्जेंट मैटर्स के लिए और स्पेशल मैटर्स के लिए। ठीक है। वैकेशन बेंच में जाते होंगे आपके फादर भी गए होंगे, है ना? वैकेशन बेंच में बैठते होंगे एक समय पर। अब तो नहीं बैठते होंगे, है ना? तो पहले जब मजिस्ट्रेट रहे होंगे उस समय उन्होंने वो वाली ड्यूटी भी करी होगी। तो एडजस्ट है, एडजस्ट है। ठीक है। हाँ। तो जो मजिस्ट्रेट के लेवल पे जाते हैं उन लोगों को एक ड्यूटी और करनी पड़ती है उनको। जैसे जो लोग पकड़ के आते हैं, जो जो लोग भी जिले में पकड़े गए, उनकी डिमांड लेनी होती है छुट्टी वाले दिन की। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें किसी को भी पकड़ा है तो। फंडामेंटल राइट है उसका, जिसको पकड़ा है उसका। ठीक है। तो एक जज उसके लिए बैठा रहता है। ठीक है, डेली, छुट्टी वाले दिन भी। ठीक है। तो देखो, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको हम वैकेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज। क्या बोलेंगे? पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज। अब ये टर्म आपके एग्जाम में आ सकती है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि पार्शियल डे वर्किंग डेज क्या होता है, पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज क्या होता है। वैकेशन है, ठीक है, समर वैकेशन। ठीक है। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि भाई टोटल 5 करोड़ 49 लाख केसेस क्या है, पेंडिंग है। और एनजेडीजी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, इसके अंदर क्या होता है? पूरा सब जितना भी जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी है, जो भी केसेस चल रहे हैं, वो सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। तो एनजेडीजी के अनुसार 5 करोड़ 49 लाख 49 लाख केसेस पेंडिंग है। अब देखो कुछ कंसेप्ट। हुसैन आरा खातून एक केस हुआ था स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई कोई अगर है व्यक्ति जो अंडर ट्रायल है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, तो उसको स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी ट्रायल होना चाहिए। ये उसका आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ है। ठीक है। ए आर अंतोल्या के अंदर भी यही कहा गया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल। बट इन्होंने ये कहा कि कोई फिक्स टाइमलाइन क्रिमिनल केसेस के लिए तय नहीं की जा सकती, लेकिन देयर इज अ राइट टू स्पीडी ट्रायल। ठीक है। अनीता कुशवाहा के अंदर कहा गया एक्सेस टू जस्टिस इज फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 21। एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस होना भी क्या है? मेरा फंडामेंटल राइट है। जस्टिस के लिए एक्सेस होना, उसके लिए कोर्ट खुली रहनी चाहिए ना, तभी तो मेरा एक्सेस होगा। ठीक है। तो आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी,
क्योंकि एक्सेस सबका नहीं है। अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो क्या नाम है उनका, जो अभी रिसेंट रिटायर हुए, डीवाई चंद्रचूड़, तो उन्होंने भी अपने एक पॉडकास्ट के अंदर बोला कि जो हमारे देश में गरीब है वो जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकता। और ये बात इन्होंने पहली बार नहीं बोली, ये बात बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट्स बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि जस्टिस जो है इंडिया के अंदर पैसे से मिलता है। अब रूल्स तो है लेकिन फॉलो नहीं होते, क्या करें उसका। रिटायरमेंट के बाद एक जस्टिस राज्यसभा के मेंबर बन गए थे बीजेपी से, जिन्होंने राम मंदिर का जजमेंट दिया था। तो होता तो बहुत कुछ है, और रूल्स तो ये भी कहते हैं कि अपने निकटतम रिश्तेदारों के अलावा किसी की शादी में नहीं जाना, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करना। तो कोड्स हैं ये मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का मन होता है तो छोटी छोटी बात पे भी डिसमिस कर देता है, सर्विस ही डिसमिस कर देते हैं छोटी छोटी बात पे। लेकिन जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार है उनको नहीं पकड़ता, क्योंकि एक और कहावत है, एक और कहावत क्या है, लॉ इज अ कॉबवेब। लॉ क्या है, कॉबवेब है, जाला है, जिसके अंदर बड़ी चिड़िया नहीं फंसती, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं। ठीक है, ये एक जूरिस्ट ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तो अनीता कुशवाहा के अंदर क्या बोला गया, एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन, सिविल से है ये, सिविल मतलब कि सिविल केसेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। इसके अंदर कहा गया सपोर्टेड केस मैनेजमेंट टेक्निक एंड इफेक्टिव एडीआर। यही आपका सवाल जो आप लोगों को कल के या लेटेस्ट वाला जो कल वाला जो वो हुआ था ना मॉक, उसके अंदर जो समस्या आपकी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एडीआर, एडीआर क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, अब आपका किसी के साथ डिस्प्यूट है, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट है चाहे किसी भी तरीके का है। हालांकि इसके अंदर सिविल के लिए बोला गया, क्या बोला गया कि सीपीसी के अंदर अंडर सेक्शन 89 सीपीसी सपोर्टेड केस मैनेजमेंट टेक्निक एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एडीआर। एडीआर का इफेक्टिव यूज होना चाहिए जिससे कि पेंडेंसी कम हो जाए। आपका किसी के साथ डिस्प्यूट है, एक तो तरीका ये है कि आप कोर्ट चले जाओ, और दूसरा तरीका ये है कि आप एडीआर में चले जाओ। एडीआर क्या है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल। ऑल्टरनेट है किसका, कोर्ट जाने का, जो एक मेन स्ट्रीम रास्ता है जुडिशरी, उसके अलावा एक रास्ता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल। इसके अंदर कैसे कैसे होता है, इसके अंदर मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलिएशन होता है। ये है तीनों एक ही चीज, बस इनके लिए एक्ट अलग अलग है, इनके इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग जगहों पर है। जैसे अगर आप कभी जैसे कोर्ट में जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा फैमिली इशू, यानी कि जो पति पत्नी के झगड़े हैं, डिवोर्स वाले केसेस, उसके अंदर क्या है, मैंडेटरी है कोर्ट के लिए कि वो मीडिएशन में भेजेगा जाते ही। तो कोर्ट में जैसे ही पति पत्नी जाते हैं, वो क्या कहता है, डेट लगा देता है जज, कहता है जाओ मीडिएशन में मिल लो, हम अभी कुछ नहीं कर रहे। मीडिएशन में क्या होता है, एक वहां पे मीडिएटर बैठा होता है, दोनों पार्टीज आती हैं, आपस में बात करते हैं, जो डिस्प्यूट है उसका रिड्रेसल करने की कोशिश करते हैं। अगर डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स ले लो, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दोनों की वो तय कर लो, वही मीडिएशन है। वही मीडिएशन है, दो तीन बार नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि केस टू केस डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि हाँ मीडिएशन सफल हो सकता है तो और आगे भी बढ़ाते रहते हैं जी। ठीक है, और अगर लगता है कि नहीं हो सकता तो पहली डेट पे वापस भेज सकते हैं कि जाओ भाई तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ जाओ। ठीक है, इसके अलावा आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एक्ट है
जिसके अंदर ये अब कंपलसरी हो गया है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज डालना ही पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम सीधे कोर्ट नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। और आर्बिट्रेटर के पास जाने का क्या प्रोसीजर होता है, उसका एक प्रोसीजर है कि मैं एक एप्लीकेशन डालूंगा और अपने चॉइस का आर्बिट्रेटर बनाऊंगा कि हमारे केस में इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया जाए। आपको दिक्कत है उस आर्बिट्रेटर से तो आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा, 6 हियरिंग के अंदर उसको केस खत्म करना है। अब 6 हियरिंग कहाँ होंगी, वो कहीं भी हो सकती है जहां वो कहेगा। आर्बिट्रेटर की आपको फीस देनी पड़ेगी, जितना आपका केस का वैल्यू होगा उस हिसाब से फीस कैलकुलेट होके आर्बिट्रेटर के पास चली जाएगी, ठीक है। वो 6 हियरिंग के अंदर डिसीजन दे देगा, डिसीजन समझ में आता है ठीक है, नहीं तो उसकी अपील कर लो, ठीक। कंसिलिएशन के अंदर भी यही होता है कि आप किसी को, जैसे बिल्डर वाले केसेस हो गए, आपने फ्लैट लिया, आपको नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, आप कंसिलिएशन में जाओगे। कंसिलिएशन में हालांकि वो कंपलसरी नहीं है, टॉर्च कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि ठीक है पहले केस डालने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या बिल्डर पैसे वापस करने में इंटरेस्टेड है या बिल्डर हमें पोजेशन देने में इंटरेस्टेड है, तो वहां पर आप बैठ के बात कर सकते हो। रेरा कोर्ट होती है इसके लिए, रेरा कोर्ट के अंदर कंसिलिएशन होता है, तो कंसिलिएशन वहां पर बैठ के आप बात कर सकते हो कि हाँ ठीक है तुमने पैसे तो लिया ही है, वापस कर दो, कितने इंटरेस्ट पे करोगे, मुझे अगर वो मंजूर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट में चलेंगे, सीधे सीधे ये बात है। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल उसी से है वो क्वेश्चन। अब उसको पढ़ना शायद समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। समर वेकेशन को बोल दिया कि अब क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज, 95 डेज एक्सक्लूडिंग संडेज छुट्टी रहती है टोटल साल के अंदर, ठीक। अब इसके फेवर में और अगेंस्ट में दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं। ईरान ने फिर से स्ट्राइक कर दी और यूएस ने भी स्ट्राइक कर दिया ईरान के ऊपर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और मेरे ख्याल से आज फिर से कुछ बात हो गई, कल स्ट्राइक किया, कल क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में आया तो कल स्ट्राइक किया होगा, और आज मेरे ख्याल से इनकी फिर से कुछ बात होनी चालू हो गई कि हम लोग इसको डीएस्केलेट करके फिर से सीज फायर करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं इसके अंदर। क्या हुआ कि साइप्रस फ्लैग्ड एक कंटेनर था, उसके ऊपर ईरान ने क्या किया, प्रोजेक्टाइल से हमला कर दिया। प्रोजेक्टाइल हमला मतलब कि मिसाइल या रॉकेट कुछ उसके ऊपर मारा, जिससे कि उसको क्षति हुई। और उसके अंदर 11 इंडियंस भी थे, जिसमें से कि एक इंडियन अभी मिसिंग है इस अखबार के रिलीज होने तक। आज वो मिल गया होगा या उसके डेथ कंफर्म हो गई होगी, मुझे आइडिया नहीं, ठीक है, उसको हम लोग अपडेट कर लेंगे। हालांकि इट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, नहीं पूछेगा कि कब मर गया या मिसिंग है, नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इंडियन था उसके अंदर, इसलिए ये न्यूज हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला उसने, ईरान ने, कि जैसा हमने कहा था, जो हमने डायरेक्शन दिया था कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज करना है, वो नहीं, वो फॉलो नहीं कर रहा था वो शिप, इसलिए हमने मारा। फिर यूएस ने भी कोई ऊपर अटैक किया, फिर उन्होंने बहरीन, ओमान, कतर, इन सब के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो बहरीन, ओमान, कतर, ये सब क्या है, बहरीन के अंदर फिर से याद कर लो, यूएस का क्या है, नेवसेंट, नेवसेंट, ठीक है। और कतर के अंदर सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, सेंटकॉम सेंट्रल कमांड, नेवसेंट नेवल कमांड, ठीक है, सेंटकॉम नेवल सेंट्रल, ठीक है। इसके अलावा कुवैत के अंदर कैंप अरिफ अरिफ जान है, कैंप अरिफ जान, जहां पर यूएस के बेसिस है ना। यूएई के अंदर अल दफरा है एयरबेस यूएस का। जॉर्डन उनकी मिलिट्री को फैसिलिटेट करता है, ओमान भी उनकी मिलिट्री को फैसिलिटेट करता है, पोर्ट अपने यूज करने देता है, एयर स्पेस यूज करने देता है। इसलिए ईरान कहता है कि हम लोग तो इनके ऊपर हमला करेंगे क्योंकि हमारे सेल्फ डिफेंस के अंदर है। आर्टिकल 4 क्लॉज 2 क्या कहता है यूएन चार्टर का, यूएन चार्टर का आर्टिकल 4 क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई किसी के ऊपर, कोई स्टेट किसी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 51 क्या कहता है, सेल्फ डिफेंस में कर सकता है। अब इसको सेल्फ डिफेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो देश उसके ऊपर हमला कर रहा है उसके सेंट्रल कमांड्स, आर्मी बेसिस, एयर बेसिस अगर आस पड़ोस के देश में है जहां से वो हमला कर रहा है, जहां से वो मदद ले रहा है हमला करने में, तो क्या उसको
सेल्फ डिफेंस के अंदर लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, ये एक क्वेश्चन। ठीक है, यूएन क्लॉज आप लोगों ने कई बार पढ़ी रखा है, ट्रांजिट पैसेज को रोक नहीं सकते स्ट्रेट, अगर इंटरनेशनल नेविगेशन के अंदर कोई स्ट्रेट यूज हो रहा है तो वहां पर ट्रांजिट पैसेज को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इसके अलावा कोस्टल स्टेट रेगुलेट कर सकता है पॉल्यूशन के ऊपर, फिशिंग के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, लेकिन ट्रांजिट पैसेज को रोक नहीं सकते। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात सारी। आईआरजीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेना, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है, आईआरजीसी कब बना, कैसे बना, पूरी कहानी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सी फेयरर्स, हमारे बहुत ज्यादा सी फेयरर्स सी के अंदर काम करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग फिर से बहुत महंगी हो जाएगी ऑयल, ये सब चीजें है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि हमारे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीईडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, सीईडी बढ़ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। इंडियन डायस्पोरा बहुत सारा वहां पे रहता है जो हमको यहाँ पे रेमिटेंस भेजता है, तो रेमिटेंस हमारे देश के एक बहुत बड़ा पोर्शन है कमाई का दुनिया भर से, क्योंकि हमारे लोग जाके बाहर काम ही तो करते हैं, और करते क्या है, बाहर जाके काम ही तो करते हैं, हम कोई इन्वेंशन करके बेच तो नहीं रहे। पिछले 100 साल में हमने कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं की जो ग्लोबल लेवल पे हम लोग बेच सकें और पैसा कमा सके। हमने एआई नहीं बनाया, हमने ये टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, इसके इसके अंदर कम से कम 10-15 तरह की टेक्नोलॉजीज लगी होंगी, टच स्क्रीन, प्रोजेक्शन और इंटरनेट, हमने उसमें से एक टेक्नोलॉजी भी नहीं बनाई, है ना। ये एसी लगाया, हमने एसी नहीं बनाया। पिछले 100 सालों में क्या, पिछले 400 सालों में हमने कुछ नहीं बनाया। 2-3 चीजें बनाई है, मतलब वो भी ऐसी है कि उनका कोई यूज नहीं, उनका कोई यूज ऐसे नहीं है कि हम लोग उनको कभी स्केल करके बेच नहीं पाए। ठीक है, तो हम लोग इंपोर्ट पे आधारित हैं, और इंपोर्ट पे आधारित हैं, और उसके अलावा रेमिटेंसेस पे आधारित हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए दुनिया भर के जो ये चोक पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के फ्यूचर के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन संकल्प चल रहा है, 2019 में शुरू किया था इंडिया ने, इसलिए ताकि गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्शिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लोगों को सेफली लेके आया जा सके, वहां पे कोई भी उनको खतरा ना हो। क्योंकि 2019 में, 2018 में काटसा लगाया था ना यूएस ने, फिर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, तो उस टेंशन को देखते हुए हमने पहले ही ऑपरेशन संकल्प चालू कर दिया था अपना। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि चाबहार पोर्ट जो है वो हमेशा याद रखना ओमान की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ ओमान में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पहले ही है, और हमारे लिए सिर्फ ईरान के साथ कांटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, यूरोप, रशिया, इन सब से ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएनएसटीसी पूरा वहीं से शुरू होता है ना, तो आईएनएसटीसी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। अप्रैल में उसकी वो खत्म हो गई, मतलब उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या क्या खत्म हुआ 26 अप्रैल 2026 को, ये बताओ मुझे पहले। अमेरिका अलाउ करने वाला होता कौन है, पहले तो ये सवाल है मेरा। यूएन अगर सैंक्शन लगाता है तब वो लीगल है, लेकिन यूएस सैंक्शन लगा भी कैसे सकता है। यूएस, हालांकि हम लोग उसके सैंक्शन को मान भी लेते हैं कई बार, और कई बार नहीं भी मानते हैं। जैसे अभी हमारा ऑयल इंपोर्ट रशिया से 40% पहुंच गया, बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ये हमारी मजबूरी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा था, वेदर दिस इज अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और कंफ्यूजन। तो हम लोग मजबूरी वश प्रीमियम पे करके महंगा तेल खरीद रहे हैं रशिया से, ठीक है, ताकि हम लोग बाकी दुनिया में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखें। लेकिन उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाने के लिए हम अपनी डिपेंडेंस एक ब्लॉक के ऊपर बढ़ा रहे हैं, रशिया के ऊपर। ठीक, तो ये एक पॉइंट है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? हाँ, चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शन, चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शन का वेवर है इंडिया को, था वेवर 26 अप्रैल 2026 तक, 2018 में जो हमको मिला था, तो 2018 से 26 अप्रैल 2026 तक था। अब उसका फ्यूचर क्या होगा ये पता चलेगा फ्यूचर में, इंडिया उसके ऊपर क्या स्टैंड लेगा। अगर हमको लगता है कि हाँ हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि हम यूएस से पंगा ले सकते हैं उसके लिए, तो बिल्कुल हम लोग वहां पर जाएंगे और चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि इसको यूज करने में नुकसान ज्यादा है फायदे से, तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। इंडिया का इंटरेस्ट किधर है, हम लोग उसको देखेंगे
कब देखेंगे? क्योंकि उस समय की परिस्थिति हम आज नहीं बता सकते। आज के हिसाब से पूछो, चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सेंट्रल एशिया जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ना चाइना जाने देगा ना पाकिस्तान, कोई रास्ता नहीं है सेंट्रल एशिया जाने का, कोई रास्ता नहीं है ट्रेड करने का यूरोप के साथ। मतलब रास्ता है लेकिन वो बहुत लंबा है ना। पूरा रेड सी से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट पार करके, मेडिटेरेनियन सी पार करके, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट पार करेंगे, अटलांटिक सी में पहुंचेंगे और फिर नॉर्दर्न सी में जाके हम सबसे ट्रेड करेंगे, है ना। तो वो लंबा रास्ता है, ये छोटा रास्ता है, और हमेशा रास्ता छोटा और सस्ता होना चाहिए ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम से कम आए और हम क्या कर सके, अपना सामान सस्ते से सस्ता और ज्यादा से ज्यादा बेच सके दुनिया भर में। ये हमारा मकसद है, लेकिन हम कर नहीं पाते। चाइना उस चीज को बहुत अच्छे से करता है। चाइना के अंदर इनोवेशन नहीं है चाइना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का चैंपियन। वो मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन। तो देखो अभी जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर इस टाइम पे स्ट्रेटेजिक, उसको बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मटेरियल है वो, है ना। उसके ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं लोगों की। चाइना उसका रॉ मटेरियल बनाता है। सेमीकंडक्टर चिप जो है, वो चिप फैब्रिकेशन केवल और केवल नीदरलैंड, यूएस, ये 2-3 देश कर पाते हैं। बहुत अच्छी हाई क्वालिटी चिप नहीं बना पाता चाइना, चिप फैब्रिकेशन बहुत हाई क्वालिटी नहीं है उसकी, ठीक है। तो लो एंड चिप्स जो है वही बनाता है। क्या? रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए उसके लिए, वो चिप बनाने के लिए। वो सप्लाई चेन पे कब्जा है, लेकिन मैंने जो वो उसकी फैब्रिकेशन है चिप की, वो सबसे अच्छी करता है नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद यूएस में एनवीडिया वगैरह ये सब है, यूएस के अंदर तो एनवीडिया सबसे अच्छी चिप बनाता है। हालांकि जो चिप बनाने की मशीन है ना, वो नीदरलैंड के पास है, और उन लोगों ने बैन लगाया हुआ है कि ये चिप बनाने की मशीन किसी भी सूरत में चाइना नहीं पहुंचनी चाहिए। किसी भी, ये बैन है कि चाइना नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है चाइना पहुंच गई तो फिर ये मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे रिवर्स इंजीनियरिंग करके। चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत बहुत आगे है। उनके पास कोई भी एयरक्राफ्ट उनके आसपास से आजू बाजू से गुजरता है, उसको देख लेते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसा ही बना लेते हैं। कोई शिप की टेक्नोलॉजी है, कोई रोबोट है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एआई है, तुरंत कॉपी कर लेते हैं। तो वेस्ट को अगर देखा जाए तो इसका एक और पहलू है कि वेस्ट को अगर कोई टक्कर दे रहा है टेक्नोलॉजी में, इन सब चीजों में, तो चाइना ही दे पा रहा है और कोई नहीं दे पा रहा, ठीक है। ग्लोबल साउथ का है चाइना, ठीक है, तो ये याद रखो। इसरो सक्सेसफुली कैरीज आउट टेस्ट ऑफ गगनयान सिस्टम। तो गगनयान सिस्टम का ये देख रहे हो बलून जैसा खुला हुआ है, ये क्या करता है बलून, और ये क्या है, ये है वो वाला यूनिट जो स्प्लैश डाउन करेगा पानी के अंदर, और ये बलून क्या करेगा, इसको सीधा करेगा। बलून होगा तो वो सीधा हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ चला जाएगा, जहां वेट कम होगा तो वो सीधा करेगा सिर्फ। इसका ये काम है बलून का। तो यही टेस्ट किया गया कि ये ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा। तो क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। अपराइटिंग सिस्टम मतलब सीधा करने का, अपराइट, ठीक है। तो इसका टेस्ट किया गया है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, कनेक्ट डिसकनेक्ट सिस्टम, इसको याद रखना। क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, दो मॉड्यूल जाएंगे जो स्पेस के अंदर जाएंगे ना, वो दो मॉड्यूल जाएंगे। कैसे? एक तो जाएगा जो अभी हमने ऊपर देखा, क्रू मॉड्यूल, उसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 3 गगन यात्री, ठीक है। ये 3 गगन यात्री मैंने बना दिए। इसके साथ एक सर्विस मॉड्यूल जुड़ा होगा, 3 दिन बाद वापस भी तो आना होगा इनको। तो जो सर्विस मॉड्यूल जुड़ा होगा उसको अलग करने का सिस्टम, जब वापस आ रहे होंगे तो उसको अलग करने का, इसको जो ये जोड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं अम्ब्रिकल लिंक। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो एक उसके नाभि में एक पाइप होता है जो उसकी मदर से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं अम्ब्रिकल कॉर्ड,
ठीक है, इसी तरीके से ये भी जुड़ा होगा, इसको बोलेंगे अम्ब्रिकल लिंक। तो ये अम्ब्रिकल लिंक क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होगा, क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, कनेक्ट डिस्कनेक्ट सिस्टम, इसका भी टेस्ट किया गया। ठीक है, कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, फिर ये क्या करेगा, ये स्प्लैश डाउन करेगा, नीचे आएगा, है ना। तो नीचे आते हुए इसको, इसके अंदर वो लगे होंगे पैराशूट्स, तो पैराशूट्स उस फ्रिक्शन से जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा तो उस फ्रिक्शन और स्पीड से क्या होगा, जल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए एपेक्स कवर सेपरेशन टेस्ट किया गया। एपेक्स कवर लगाया जाता है किसको बचाने के लिए, पैराशूट को बचाने के लिए, लेकिन वो सही टाइम पे अलग भी होना चाहिए, नहीं तो पैराशूट खुलेंगे ही नहीं। तो एपेक्स कवर सेपरेशन टेस्ट किया गया, एपेक्स कवर ठीक से हट रहा है या नहीं हट। तो ये 3 टेस्ट किए गए, इनको हल्का सा याद रखना। इसके अलावा एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, ये सारे टेस्ट हो गए और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता ही है, 3 दिन के लिए जाना है। ह्यूमन लिफ्ट प्रोग्राम है, इंडिया का पहला ह्यूमन लिफ्ट प्रोग्राम है स्पेस के अंदर, है ना। 400 किलोमीटर जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाएगा और फिर 3 दिन के बाद वापस आ जाएगा। लैंडिंग होगी इंडियन सी वाटर्स में और उसको फिर क्रू जो है, क्रू एस्केप सिस्टम से वो लोग क्या करेंगे, उसको एस्केप भी कर सकते हैं। क्रू एस्केप सिस्टम कब काम आएगा, इमरजेंसी के अंदर, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्रू एस्केप कर जाए, क्रू बच जाए, लोग एस्ट्रोनॉट्स बच जाए। ठीक है, इसके अलावा देखो एक ये याद रखना, G1 नाम भी है इसका, गगनयान का G1। इसके अलावा एक व्योम मित्रा है। व्योम मित्रा क्या करेगी, व्योम मित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो स्पेस में जाएगी गगनयान के अंदर। इसरो की पहली, इसरोज फीमेल अपीयरेंस हाफ ह्यूमनॉइड डेवलप्ड फॉर अनक्रूड टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए बनाया गया इसको व्योम मित्रा। व्योम मतलब स्पेस, मित्र मतलब फ्रेंड, स्पेस फ्रेंड है ये हमारी। ठीक है, एक और चीज, चाइना ने कहा कि भाई हम हीलियम सप्लाई बंद कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर, अब हम किसी को हीलियम नहीं देंगे, जबकि चाइना के पास खुद हीलियम नहीं है। चाइना खुद हीलियम नहीं बनाता, चाइना खुद हीलियम इंपोर्ट करता है। क्यों है हीलियम इतनी इंपॉर्टेंट, हीलियम का क्या यूज होता है, गुब्बारे फुलाने में, है ना। क्यों यूज करते हैं गुब्बारा फुलाने के लिए, हीलियम को क्यों यूज करते हैं, हाइड्रोजन को क्यों नहीं यूज करते, हाइड्रोजन भी हल्की है, हाइड्रोजन भी ऊपर ले जाएगी बलून को। कोई बताएगा अनुष्का, हीलियम को क्यों यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन को क्यों नहीं। तो शायद वो हाइड्रोजन से भी हल्की हो। नहीं, ये कारण नहीं। हाइड्रोजन रिएक्टिव गैस है, इनफ्लेमेबल है, जल्दी आग पकड़ लेती है, हीलियम नहीं है। हीलियम के एटम बहुत छोटे होते हैं। तो हीलियम इंडस्ट्रीज के अंदर लीकेज को चेक करने के लिए और चीजों को ठंडा रखने के लिए, तो चीजों को ठंडा रखने की आजकल बहुत जरूरत पड़ रही है। जैसे जैसे डेटा सेंटर्स और ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, कूलिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो ये कूलिंग के काम आता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा एमआरआई मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसके अंदर आदमी ऐसे जाता है, शाहरुख खान गया था एक मूवी के अंदर, डॉन मूवी के अंदर, नहीं देखी डॉन, तो वो कोई बात नहीं। आप लोगों ने वैसे तो देखा ही होगा ना मूवीज के अंदर कि एक मशीन होती है बड़ी सी, उसकी मतलब केव सी होती है और उसके अंदर ऐसे आदमी जाता है, उसका एमआरआई होता है। एमआरआई के अंदर क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होती हैं जो बहुत स्पीड से चारों ओर ऐसे घूम रही होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो उसको स्टडी कर पाते हैं। नहीं, वो नहीं घूमता, आदमी नहीं घूमता, इसीलिए वहां पे मेटल की चीज ले जाना अलाउड नहीं होता। तो बिना मेटल की चीज के ही जा सकते हो आप, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होती है, वो परमानेंट परमानेंट अर्थ मैग्नेट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके अंदर भी कूलिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, हीलियम गैस का। बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम जो है उसके अंदर किसका यूज करते हैं, हीलियम गैस का। स्पेस लिफ्ट प्रोग्राम के अंदर यूज किसका करेंगे, हीलियम गैस का, क्योंकि इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव है। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना करे इजीली, ठीक है, इनर्ट गैस बोलते हैं उसको। तो इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव है, चाइना ने बोला हम सप्लाई बंद कर देंगे, जबकि चाइना के पास खुद ही नहीं है। आइए अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अभी चाइना, है ना। ये भी कतर से, ओमान से, उधर से सब मंगाता है।
ठीक है, बस ये हल्का सा टॉपिक है हीलियम का, बस हल्का सा याद रखना, क्योंकि हीलियम आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट गैस होने वाली है। जैसे जैसे डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये सारी चीजें बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हीलियम बहुत इंपॉर्टेंट गैस हो जाएगी। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन कंज्यूमर इररेशनली, आर्टिकल है इंसुलर इंसेंटिव। आज मेरी स्कूटी बंद हो गई रास्ते में चलते चलते, और मैंने मैकेनिक को दिखाई तो मैकेनिक ने बोला कि इसके अंदर कचरा है पेट्रोल के अंदर, और जबकि मैं तो E20 पेट्रोल डला भी नहीं रहा हूँ, मैं तो पावर वाला पेट्रोल डला रहा हूँ, उसके अंदर भी कचरा आ रहा है। हाँ, और मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ DAV स्कूल है ना इधर, मैं DAV स्कूल की तरफ गया था, वहां पे बंद पड़ गई, तो वहीं पे बाई चांस एक दोस्त मिल गया, उसने मेरे को टो करके मैकेनिक तक पहुंचा दिया, तो है। लेकिन अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इंसुलर इंसेंटिव क्या होता है, ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग इथेनॉल बना तो रहे हैं, लेकिन बना किससे रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं शुगर केन से, है ना। शुगर केन से बनाने में दिक्कत क्या है, या राइस से बनाने में दिक्कत क्या है, कि ये दोनों ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, बहुत ज्यादा वाटर को कंज्यूम करती हैं। और अभी हमने 3-4 दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था कि सूखा पड़ चुका है बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, पोर्टेबल वाटर की कमी है। ठीक है, और पोर्टेबल वाटर की जब कमी है, ऐसे समय पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर इंटेंसिव और वाटर एफिशिएंट फीड स्टॉक जो है उसके अंदर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, वाटर इंटेंसिव को यूज किए जा रहे हैं, वाटर एफिशिएंट फीड स्टॉक को यूज नहीं कर रहे। ठीक है, फूड क्रॉप एंड एग्रीकल्चर रेसिड्यूज को यूज नहीं कर रहे, बेनिफिट रिसीव्ड बाय डिस्टिलर्स। अच्छा, जो बेनिफिट मिल रहा है ऐसा ना कि इसमें लोग पैसा भी कमा रहे हैं, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, और पैसा कमा कौन रहा है, नितिन गडकरी नहीं, जो इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रीज है उसके अंदर नितिन गडकरी जी ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो शेयर है वो कोई 1.7% है पूरी इंडस्ट्री का, इथेनॉल इंडस्ट्री का इंडिया की। लेकिन सारे बड़े बड़े नेताओं की ही इथेनॉल इंडस्ट्री है। मोस्टली जो ये महाराष्ट्र के नेता है ना, बड़े बड़े एनसीपी के नेता हो गए, शरद पवार हो गए, इनके जो आसपास के लोग हैं उन लोगों ने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हैं एक नाथ शिंदे वगैरह इन लोग सब, और उसमें सब लोग हैं इस, क्योंकि अभी तक आप देखो इस पॉलिसी का विरोध, वैसे तो हर एक पॉलिसी का विरोध ऑपोजिशन करता है, लेकिन इस पॉलिसी का विरोध ऑपोजिशन ने कहीं नहीं किया, क्योंकि सबके नेता इसके अंदर मिले हैं, सबके नेता इसके अंदर पैसा कमा रहे हैं। पैसा कौन कमा रहा है, डिस्टिलरीज, जो इथेनॉल बना रहा है, वो पैसा किसान तक नहीं पहुंच रहा, ये कह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर। बेनिफिट रिसीव्ड बाय डिस्टिलरीज वर्सेस फार्मर्स, क्या फार्मर्स तक वो पहुंच भी रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंट सेविंग वर्सेस नेशनल इंपोर्ट सेविंग्स वर्सेस कंज्यूमर्स माइलेज लॉस। ये कह रहे हैं कि हम 20% अगर इथेनॉल मिला रहे हैं तो 20% हमें पेट्रोल कम खरीदना पड़ रहा है, अब पेट्रोल 20% कम खरीदना पड़ रहा है, तो वो हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाला है कि इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है। ठीक है, और बेनिफिट किसको जाएगा, फिर इंडियंस, मतलब हम ही लोग फिर उस पैसे का इंडिया में यूज करेंगे ना, इंडिया के पास ही रह रहा है, नहीं देना पड़ रहा कतर को, ओमान को, है ना, 20% पैसा बच रहा है। लेकिन लोगों का माइलेज, गाड़ियों का, वो तो कम हो गया, आपने एक जगह खर्चा बचा के दूसरी जगह खर्चा कर दिया, ये भी तो नेशनल खर्चा है ना। एक एक अगर हम कंसोलिडेट करेंगे कि पूरे एवरेज कितना कम हुआ, और उस एवरेज कम होने की वजह से हमारी पॉकेट पे कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो वो भी तो नेशनल एक्सपेंडिचर के अंदर ही काउंट होगा ना। हालांकि वो देखेगा कि GDP के अंदर बढ़ रहा है, GDP बढ़ रही है हमारी, लेकिन वो होगा क्या, वो हमारा खर्चा होगा, जो हमारा खर्चा बढ़ गया। हालांकि सरकार कह रही है कि 3 से 5%, और पहले कहा था 6 से 7%, अब कह रही 3 से 5% ही आपका एवरेज गिरेगा। लेकिन सच्चाई हम लोगों को भी पता है, क्योंकि हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, जो एवरेज 19-20 का दे रही थी गाड़ी, अब वो 11-12 का दे रही है ना। तो लगभग लगभग 40-50% एवरेज डाउन है सबका। ठीक है, करंट पोजीशन क्या है, जो मैंने आपको बता दी, 20% ब्लेंडिंग चल रही है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगर हम मेज से बनाते हैं इथेनॉल तो 71 रुपीज पर लीटर पड़ता है इथेनॉल। शुगर केन से बनाते हैं तो 65, एफसीआई राइस से बनाते हैं तो 60, और हैवी मोलेसिस से बनाते हैं तो 57 रुपीज का पड़ेगा क्या इथेनॉल। अब क्या कह रहे हैं, दीज फिगर्स एक्सक्लूड सम टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। ठीक है, टैक्सेस भी लगेंगे इसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आएगा, हैंडलिंग कॉस्ट भी आएगा, स्टोरेज कॉस्ट भी आएगा, क्योंकि इसको स्टोर करना बहुत सही से जरूरी है। क्योंकि ये क्या है, जो इथेनॉल होता है वो मॉइस्चर में से पानी सोख लेता, वो हवा में से मॉइस्चर सोख लेता है और वाटर कंटेंट बढ़ जाता है उसके अंदर। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल जो है पेट्रोल के अंदर पानी भी आ रहा है, वो पानी कहां से आ रहा है, इथेनॉल मॉइस्चर सोख लेता है हवा में से, तो उसको वैक्यूम सील्ड एयर टाइट उसके कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा इथेनॉल को, तो उसके स्टोरेज का खर्चा भी ज्यादा आएगा, है ना। द गवर्नमेंट therefore acknowledges that at crude price around $70, E20 cost more to produce than pure petrol। अगर $70 प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस $70 है, तो हमें इथेनॉल महंगा पड़ रहा है। और अभी प्राइस कितना चल रहा है, आज तो बढ़ गया होगा, है ना। ये पेट्रोल प्राइस याद मत करने बैठ जाना कभी कि कितना कितना दिखा दिया सर ने। अरे अपना नहीं, क्रूड, ये इंडिया का दिखा रहे हैं कि 101 रुपये हो गया। देखो 79, 74, 74, इंडियन बास्केट के अंदर $74 हम लोग ले रहे हैं, तो 70 पे आ जाएगा तो क्या होगा, इथेनॉल महंगा पड़ने लगेगा, ये सस्ता पड़ने लगेगा इंपोर्टेड ऑयल। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर पॉइंट उठाया गया आर्टिकल के अंदर। लो क्रूड ऑयल इंपोर्ट, अगर हम कम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये सारी ये कंपैरिजन है इथेनॉल वर्सेस, इथेनॉल के क्या फायदे हैं इधर, और पेट्रोल यूज करने के क्या फायदे हैं इधर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग इथेनॉल यूज करेंगे, वो क्रूड ऑयल यूज करेंगे, इथेनॉल यूज करेंगे तो लोअर क्रूड इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज जो होता है हमारा, सीएडी कम हो जाएगा, जियो पॉलिटिकल शॉक्स के लिए हम रेजिलियंट बन जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा बिकने लगेगा, है ना। तो ये सारे फायदे भी हैं इसके, लेकिन हमें खाना भी तो चाहिए, हमें अपने जो जानवर है गाय भैंस उसको भी तो खाना खिलाना है। तो फीड स्टॉक जो है अगर वही हम उसका इथेनॉल बना लेंगे तो फिर ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। शुगर केन क्यों है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि शुगर केन से बन रहे तो उसमें दिक्कत क्या है, शुगर केन से बनाने में वाटर इंटेंसिव है, लंबा समय लेती है उगने के लिए। डज इथेनॉल नेसेसरीली इंक्रीज फार्मर्स इनकम, नॉट इक्वली। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, किसकी, डिस्टिलरी की। एक तो ओएमसीज हो गई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सरकारी जो है ना, ओएनजीसी है, और ये एचपी है, और कौन कौन सी थे, बीपी है, इंडियन ऑयल है ना, तो ये सारी हो गई ओएमसीज। ठीक है, इसके अलावा डिस्टिलरीज हो गई, डिस्टिलरीज कौन सी हो गई, जो नेताओं ने लगा रखे हैं जगह जगह डिस्टिलरीज, तो डिस्टिलरीज सारा फायदा कमा रही है इसके अंदर। ठीक है, इस हायर कॉस्ट, जो हम हायर कॉस्ट पे कर रहे हैं, इस कॉस्ट का किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा, इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल हम लोग बना रहे हैं, जी बोलते हैं जिसको, 1G यानी कि जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का इथेनॉल बना रहे हैं, जो कि किससे बनता है, शुगर केन, मेज, राइस, और डैमेज फूड ग्रेन्स, अदर एडिबल क्रॉप्स से जो बनेगा। सेकेंड जनरेशन किसको बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, जो राइस और व्हीट स्ट्रॉ से, जो पराली होती है,
पराली जो किसान छोड़ देता है और फिर आग लगा देता है, उस पराली से भी क्या कर सकते हैं, एथेनॉल बनाया जा सकता है। बैगे से और मेज कॉब स्टॉक से, बैम्बू से, फॉरेस्ट्री रेजिड्यूज से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से, इन सब से भी बनाया जा सकता है। इससे फायदा होगा, अगर हम जनरेशन 2 का एथेनॉल बनाएंगे तो फायदा होगा हमको, क्योंकि एक तरफ तो हमारी पराली की समस्या खत्म हो जाएगी, पराली जो जला देते हैं किसान उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, दूसरी तरफ हमें एथेनॉल भी मिलेगा, है ना। और लेस डायरेक्ट कंपटीशन विद फूड क्रॉप से डायरेक्ट कंपटीशन नहीं कि खाएं कि उसको इथेनॉल बना लें, ये समस्या नहीं है। अभी खाएं और इथेनॉल बनाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हुआ कि एफसीआई के पास बहुत सारा चावल पड़ा था, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट्स को चावल चाहिए था, तो उन्होंने फोर्टिफाइड राइस दे दिया। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? फोर्टिफाइड राइस वो होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, नॉर्मल जो हम लोग राइस यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे बेटर क्वालिटी का होता है। हालांकि हम लोग जो यूज करते हैं मोस्टली फोर्टिफाइड राइस ही आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। खेत में उगने वाले राइस से थोड़ा बेटर, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए गए। वो राइस एफसीआई ने उठा के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट्स को बेच दिया, एक्स्ट्रा पड़ा था बेच दिया, और वो राइस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट ने इथेनॉल बनाने की जगह मंडी में बेच दिया। अब मंडी ने क्या किया, जो मतलब ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर ने क्या किया दिया, वापस एफसीआई को बेच दिया, तो वो घूम फिर के वापस एफसीआई के गोदाम में पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसी हरकतें होती है हमारे देश के अंदर, मतलब योजनाएं कैसी भी आ जाए, लोग तो ऐसा ही करते हैं। एक ये स्कीम है पीएम जीवन योजना। जीवन योजना क्या है, एक सेकंड, हाँ, जीवन योजना क्या है, जैविक ईंधन, प्रधानमंत्री जैविक ईंधन वन तारा, लिख लो, प्रधानमंत्री जैविक ईंधन वन तारा, अनुकूल फसल, अनुकूल फसल अवशेष निवारण, अनुकूल फसल अवशेष निवारण, जो फसल के अवशेष हैं उनके निवारण के लिए, ठीक है, ये योजना है। बायोफ्यूल प्रोजेक्ट इसके अंदर आता है, ठीक है। बायोफ्यूल प्रोजेक्ट किससे बनता है, बायोफ्यूल किससे बनता है, क्रॉप रेसिड्यू से बनता है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक ये आर्गुमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, इथेनॉल के यूज से पॉल्यूशन कम हो रहा है। और कौन सा पॉल्यूशन कम हो रहा है, जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है उसका पॉल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन इरिगेशन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, सीधे सीधे पानी का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। फर्टिलाइजर के ऊपर, क्योंकि फर्टिलाइजर भी यूज होता है जब हम इरिगेशन, जब हम क्रॉप उगाते हैं उसी क्रॉप से तो वो बना रहे हैं, तो इरिगेशन के लिए पानी, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें यूज होती है। एग्रीकल्चरल मशीनरी, लैंड यूज चेंज, लैंड यूज जो है उसको चेंज करना पड़ता है इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए। डिस्टिलरी एनर्जी एंड वाटर, उसको एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, वहां पे भी वाटर चाहिए। और आसपास क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डैमेज होगी, और आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज होगा, इकोसिस्टम डैमेज होगा, ठीक है। एमिशंस अवॉइडेड बाय रिप्लेसिंग पेट्रोल, कंज्यूमर राइट का एक इसके अंदर इन्होंने मुद्दा उठाया, कह रहे हैं कि कंज्यूमर का अधिकार है कि वो क्या ले, वो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट उसको मिले। क्लियर, क्या कह रहे हैं, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस, द राइट टू सेफ्टी, द राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस वेयर एवर पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन के ऊपर जब सरकार से कहा गया कि आप हम लोगों को ऑप्शंस दो ना, कि हम लोगों को 100% पेट्रोल डलाना है, E20 डलाना है, E50 डलाना है, E85 डलाना है, अलग अलग नोजल बना दो। सरकार ने मना कर दी, सरकार ने कहा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, क्या अलग अलग तुमको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो कंज्यूमर राइट्स के ऊपर भी इसके अंदर क्वेश्चन उठाया गया है। इसके अंदर कुछ सजेशंस भी दिए गए, कहा कि डिफरेंशिएट इंसेंटिव बाय फीड स्टॉक, जो इंसेंटिव मिल रहा है लोगों को किसके लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, वो फीड स्टॉक के आधार पर होना चाहिए।
अगर कोई जनरेशन 2 का बना रहा है तो उसको क्या, उसको ज्यादा इंसेंटिव्स मिलने चाहिए सरकार की तरफ से। गिव अ स्ट्रॉन्गर प्रीमियम टू 2G इथेनॉल, इंट्रोड्यूस सेफ गार्ड ट्रिगर्स, जैसे ड्रॉट, इन्फ्लेशन, ये सब भी, फॉडर, खाने की कमी, इन सब के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेफ गार्ड ट्रिगर इंश्योर करने पड़ेंगे कि कब पानी जो है, कब वहां का वाटर लेवल जो है वो प्रदूषित हो रहा है, वहां के आसपास का पानी प्रदूषित हो रहा है, कब हमको रुक जाना है। यूज डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर अकाउंटिंग, एंश्योर फार्मर रिसीव द बेनिफिट, फार्मर तक बेनिफिट पहुंचे और प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। ये इन्होंने 4-5 सजेशन दिए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं हल्का सा। बाकी तो पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। सजेशन तो इसलिए आप लोग हल्का सा पढ़ लिया करो कि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है उससे, बस।